चलिए, आज चलते हैं हजारों साल पीछे, एक ऐसी दुनिया की खोज में जो सदियों तक जमीन के नीचे दफन थी। ये कहानी है दुनिया की सबसे रहस्यमयी, सबसे अनोखी सभ्यताओं में से एक की, सिंधु घाटी सभ्यता। जरा सोचिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने टाइम से सदियों आगे थी, इतनी एडवांस्ड, और फिर अचानक बस गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। बस यही तो सबसे बड़ी और सबसे अनसुलझी कहानी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अजीब बात यह है कि आज से 100-125 साल पहले तक इस पूरी सभ्यता का कोई नामो निशान तक नहीं था। फिर 1921 में हड़प्पा मिला और अगले ही साल 1922 में मोहनजोदाड़ो। और इन दो डिस्कवरी ने लिटरली इतिहास की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। एक झटके में भारतीय इतिहास हजारों साल और पुराना हो गया। तो आखिर इस सिविलाइजेशन में इतना खास क्या था? चलिए, शुरुआत करते हैं उनकी सबसे सबसे माइंड ब्लोइंग अचीवमेंट से, उनके शहर। ऐसे शहर जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। एक नज़र उनके शहरों की बनावट पर डालते हैं। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को आकर बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। मतलब एक प्रॉपर ग्रिड पैटर्न, जैसे आजकल के मॉडर्न शहरों में होता है। और ये बात हो रही है हजारों साल पहले की। ऐसी प्लानिंग उस जमाने में सीरियसली दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती थी। और उनके शहर भी ना बड़े सिस्टमैटिक तरीके से दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक था ऊपरी नगर, जिसे सिटिडेल भी कहते हैं, थोड़ा ऊंचाई पर, शायद यहाँ रूलिंग क्लास या इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स होती होंगी। और दूसरा था निचला नगर, जो कि बड़ा रेजिडेंशियल एरिया था, जहाँ आम लोग रहते थे। इससे साफ पता चलता है कि उनकी सोसाइटी कितनी ऑर्गेनाइज्ड थी। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं लगभग 5000 साल पहले की। और उनके घर पक्की ईंटों से बने थे, अक्सर 2-2 मंजिला। इतना ही नहीं, लगभग हर घर में अपना एक अलग बेदिंग एरिया था। और ये सभी घर एक एडवांस्ड और कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े हुए थे। सीरियसली, उस वक्त के हिसाब से ये किसी इंजीनियरिंग मिरेकल से कम नहीं था। तो इतने बेहतरीन शहरों में लाइफ आखिर थी कैसे? ये लोग करते क्या थे? उनकी डेली लाइफ कैसी थी? चलिए अब थोड़ा सा सिंधुवासियों की जिंदगी में झांक कर देखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उनका हर बड़ा शहर किसी ना किसी खास चीज के लिए जाना जाता था। जैसे मोहनजोदड़ो में मिला वो फेमस ग्रेट बाथ। हड़प्पा में बड़े बड़े ग्रैनरीज यानी अनाज के भंडार मिले। लोथल तो एक पूरा डॉकयार्ड था, एक एंशिएंट पोर्ट। और धौलावीरा, वाओ, वहां का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो कमाल का था। इन सब चीजों से एक तस्वीर बनती है, एक ऐसे सोसाइटी की जो बहुत बड़ी थी और आपस में अच्छी तरह से कनेक्टेड थी। अगर इनकी इकोनॉमी की बात करें तो उसकी नींव थी खेती। गेहूं, जौ, ये सब तो वो उगाते ही थे। लेकिन एक बहुत ही कमाल का फैक्ट ये है कि दुनिया में सबसे पहले कॉटन यानी कपास इन्हीं लोगों ने उगाया था। और उनका ट्रेड वो सिर्फ आसपास तक लिमिटेड नहीं था। ये लोग मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन तक समंदर के रास्ते ट्रेड करते थे। और इतने बड़े लेवल पर ट्रेड के लिए उनके पास एक यूनिफॉर्म सिस्टम भी था, वजन और माप के लिए बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड। लेकिन इतनी सारी अचीवमेंट्स के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता अपने पीछे कुछ ऐसे बड़े सवाल छोड़ गई है, ऐसी पहेलियां जिनका जवाब आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ रहे हैं। उनके आर्ट का एक छोटा सा लेकिन बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं। मोहनजोदड़ो से मिली ये कांसे की छोटी सी मूर्ति, जिसे डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। कितनी ग्रेसफुल है! ये उनकी जबरदस्त क्राफ्ट्समैनशिप और आर्टिस्टिक सेंस का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन जहां उनकी कला इतनी एक्सप्रेसिव है, वहीं उनकी भाषा बिल्कुल खामोश है। और यही है इस सभ्यता का सबसे बड़ा मिस्ट्री, उनकी स्क्रिप्ट। हमें उनके लिखे हुए करीब 400 अलग-अलग सिंबल्स मिले हैं, छोटी छोटी सील्स पर, मिट्टी के बर्तनों पर आज तक इन्हें कोई भी डिसाइफर नहीं कर पाया। कोई नहीं जानता कि इसमें क्या लिखा है। उनकी आवाज हमेशा के लिए गुम हो चुकी है। तो आखिर इनकी आस्था, इनके बिलीव्स क्या थे? जो सील्स और मूर्तियां मिली हैं, उनसे अंदाजा लगता है कि शायद एक मदर गॉडेस की पूजा होती थी। एक सील पर एक ऐसी फिगर भी मिली है जो पशुपति महादेव जैसी दिखती है। पेड़ों और जानवरों की पूजा के भी संकेत हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है। मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई बड़े मंदिर या ऐसी कोई रिलीजियस बिल्डिंग का सबूत नहीं मिला है। क्यों?
ये एक और बहुत बड़ा सवाल है। तो अब आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर, आखिर इतनी विशाल और एडवांस सिविलाइजेशन का हुआ क्या? वो कहाँ चली गई? रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1750 बीसीई के आसपास ये हंसते खेलते शहर धीरे धीरे वीरान होने लगे। लोग इन्हें छोड़कर जाने लगे। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि ये पूरी की पूरी सभ्यता डिक्लाइन की तरफ चली गई? इसके पीछे ना कई अलग अलग थियरीज हैं। एक थियरी कहती है कि क्लाइमेट चेंज हुआ, शायद भयंकर सूखा पड़ा या बाढ़ आ गई। एक और थियरी है कि सिंधु और घग्गर हकरा जैसी नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे खेती बर्बाद हो गई। कुछ मानते हैं कि उनका ट्रेड डिक्लाइन हो गया। पहले एक आक्रमण यानी इन्वेजन की थियरी भी थी, पर अब उस पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स अग्री नहीं करते। सच तो यह है कि हम अभी तक श्योर नहीं हैं, कोई एक सॉलिड रीजन प्रूव नहीं हो पाया है। तो भले ही ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई, इसकी लेगेसी, इसकी विरासत आज भी जिंदा है। उनकी जो शानदार टाउन प्लानिंग थी, उनका जो ट्रेड का स्किल था, उनकी आर्ट, ये सब चीजें कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की गहराई में, उसकी नींव में आज भी शामिल हैं। सिंधु घाटी के लोगों ने अपने पीछे शानदार शहर और खूबसूरत कला तो छोड़ दी, लेकिन अपने लफ्ज, अपनी कहानियां नहीं छोड़ पाए। वो खामोश हैं। जरा सोचिए तो, अगर कल को हम उनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर पाएं, तो इतिहास के और कितने राज खुल सकते हैं, कितनी अनकही कहानियां हमारे सामने आ सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स को इस खोई हुई दुनिया की तरफ खींचता है।